इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। ओल्ड बैगर कहता है, किंग ऑफ वार आप क्या करने जा रहे हैं? डैन कहता है, अभी जो हुआ उसके लिए मुझे पर्सनली योम सायक से मिलने की आवश्यकता है, इसलिए चलो साथ चलते हैं। और वो अपने मन में सोचता है, यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही नहीं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रिकॉर्डिंग उनका 20 सालों से म्योंग फैमिली के साथ एग्रीमेंट बना हुआ है। ब्लड प्लम ब्लॉसम ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वह बिल्कुल सही है। जिसके बाद वह कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ग्रुप कितना पावरफुल है, लेकिन निश्चित ही एक बड़ा लॉस होगा जब आप कांगवाई के अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे पास इसे खुद सॉल्व करने का एक रास्ता है। जिसे सुन ओल्ड बैगर कहता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें नुकसान की परवाह किए बगैर हमें करनी चाहिए। जबकि यहाँ हमारे ग्यो बैंक के एक डिसेबल को मार दिया गया है, तो इसी कारण से यह ग्यो बैंक की प्रॉब्लम बन गई है। डैन उसकी बातों को सुन कहता है, तो ऐसी बात है? ओल्ड बैगर कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो अब हम क्या चल सकते हैं? डैन स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। जिसके बाद सीन कट होकर माउंट ओजो में रेड वाटर बिल्डिंग को हम देख पाते हैं, जहाँ गेट के सामने ओल्ड बैगर आते हुए कहता है, ओह माय गॉड यह क्या है? लेकिन यह जो भी है यह तो बहुत ही अच्छी बात है। वही एंट्रेंस पे खड़ा दो सिपाही कहता है, अरे यार यहाँ इस समय एक भिखारी क्या कर रहा है? ओल्ड बैगर उस बिल्डिंग की ओर देखते हुए कहता है, वह अब जब मैं इस बिल्डिंग को करीब से देखता हूँ तो यह बिल्डिंग अविश्वसनीय रूप से काफी ही ज्यादा बड़ा है। इस जगह से कितनी ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त की गई होगी जो इस प्रकार की बिल्डिंग की निर्माण इस जगह पर इतनी बड़ी रूप में की गई है। जिसके बाद वह उन दोनों गार्ड से कहता है, क्या आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण इसलिए किया क्योंकि यह दूर दराज के इलाका है? और मुझे माफ करिएगा, मैं ऐसे ही चिल्लाता रहता हूँ जिसके कारण मुझे थोड़ा भूख लग गई है। क्या आपके पास कुछ खाना है जो आप मुझे दे सकते हैं? यदि आप मुझे अभी खाना देते हैं तो आप यदि किसी दिन ग्यो बैंक आते हैं तो मैं आपके साथ अच्छा ट्रीट करूंगा। साथ ही मैं आपको एक कटोरी सागो सूप भी पिलाऊंगा। ग्यो बैंक का नाम सुनते ही एक गार्ड अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या ग्यो बैंक? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ग्यो बैंक के बैगर से रिलेटेड हो जो कि आज सुबह दिन के दौरान मारा गया था? ओल्ड बैगर उसे शॉट को निकालते हुए देख अपने हाथ से उसके शॉट को रोकते हुए कहता है, वो रुक जाओ यार, तुम सच में एक क्रूअल बास्टर्ड हो। मैंने तुमसे सिर्फ खाना मांगा था लेकिन तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। वह बंदा कहता है, तुम बास्टर्ड। ओल्ड बैगर जिसके बाद स्माइल देते हुए कहता है, मुझे ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है जो बेकार और पूरी तरह से ब्रूटैलिटी से भरा हुआ हो, इसलिए इसे केवल अपने लिए रखो। और वह अपने हाथ के प्रेशर से ही उन दोनों को दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर फेंक देता है। वह दोनों बंदा चिल्लाते हुए पीछे की ओर उड़ते हुए जाने लगता है। ओल्ड बैगर उन दोनों के सामने आते हुए कहता है, लीजियल तुम बास्टर्ड, यह सच है कि जब तुम थे तब मैंने तुम्हें ठीक से नहीं खिलाया था, लेकिन मैं अभी भी एक पेट्रियाज हूँ जो कि तुम्हारे लिए परलोक में बहुत दूर चले गए हैं। भले ही यह दावत नहीं है लेकिन कम से कम मैं तुम्हें कुछ गर्म खाना जरूर दूंगा। चलो सब लोग इसे जल्दी से खत्म करते हैं और कुछ खाना खाते हैं। हम देख पाते हैं उसके पीछे से बहुत सारे बेगर आते हुए कहता है, चलो एक साथ खाते हैं। जिसके बाद वह सभी काफी ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए जाते हुए कह रहा था, तुम ब्लैक मर्चेंट ग्रुप के कमीने, धिक्कार है तुम सभी पे। मैं ली ज्वेल की मौत का बदला जरूर लूंगा। उसी में ब्लैक मर्चेंट के भी कुछ सोल्जर आते हुए कहता है, हमारी जगह पर गंदे भिखारी घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सभी लोग उन भिखारियों को रोको, उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। वह सभी ऐसे ही आपस में फाइट किए जा रहा था जबकि ओल्ड बैगर और डैन उन सभी के बीच जाते हुए ओल्ड बैगर कहता है, किंग ऑफ वार मुझे नहीं लगता है कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ बचा है। हालांकि वह सभी खुद को ब्लैक मर्चेंट ग्रुप कहते हैं, लेकिन अंत में मुझे लगता है कि वे सभी बस एक मर्चेंटों का ग्रुप है जो कि चाहे भले ही वे अपने वॉरियरों को भेजते रहे लेकिन अंत में वे अभी भी हमारे बैगरों की टुकड़ी से ओवरवेल्ड रहेंगे। जिसके कारण मुझे लगता है कि रिजल्ट पूरी तरह से साफ है। जिसे सुन डैन कहता है, मुझे पता है कि ग्यो बैंक की एबिलिटी काफी ही ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि ग्यो बैंक को लीड करने वाला पेट्रियाज की एबिलिटी भी अमेजिंग है। ओल्ड बैगर हंसते हुए कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप केवल ग्रेट नहीं है मार्शल आर्ट में, साथ ही आप तारीफ करने में भी बढ़िया है। हमारा ग्यो बैंक वास्तव में अमेजिंग है, लेकिन एक्चुअली हमारे सभी टैलेंटों को ग्यो बैंक का थैंक्स कहना चाहिए। सुंगबू वह बच्चा इसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। डैन हैरान होते हुए कहता है, कौन सुंगबू? ओल्ड बैगर कहता है, हाँ वह सुंगबू। अब जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वास्तव में जब मैं सनयांग को छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था तो मुझे उसे अपने डिसेबल के रूप में लेना था क्योंकि मुझे लगता था कि उसके पास पर्याप्त स्किल और टैलेंट है। जबकि मुझे यहाँ तक लगता है कि अगर वह बच्चा अच्छे से अपनी ट्रेनिंग लेता है तो वह निश्चित रूप से एक असाधारण लेवल तक पहुँच जाएगा। इस बूढ़े आदमी ने गारंटी दी थी कि वह एक बेहतरीन भिखारी बनेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? डैन पूछता है, उन्होंने क्या कहा? ओल्ड बैगर बताता है, उन्होंने कहा कि एक भिखारी हमेशा के लिए खाने की तलाश में भीख मांगता रहता है और तुम कह रहे हो कि यह सबसे बेहतरीन है। मुझे बताओ यह एक्सीलेंट कैसे हुआ? डैन ओल्ड बैगर की बात सुनने के बाद काफी ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। ओल्ड बैगर दोबारा कहता है, उनके शब्दों ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। इतना
कि लगभग मैं रो पड़ा था। उसी समय उन दोनों पर एक सोल्जर अटैक करने के लिए आते हुए कह रहा था, तुम भिखारी, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। जब वह पर्सन शॉट को लेकर ओल्डबैगर के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गया था तो ओल्डबैगर उसे देखते हुए कहता है, मैं यह तो नहीं कह सकता हूँ कि सभी भिखारी एक्सीलेंट होते हैं, लेकिन मैं यह गारंटी दे सकता हूँ कि ग्योबैंग के भिखारी अलग है। भले ही हमें भीख मांगते रहना पड़ता हो, लेकिन हम अब भी बिना किसी समस्या के आजादी से जी सकते हैं। और वह अपने पैर से उस बंदे पर अटैक करते हुए उसके नाक में अपने पैर की उंगलियों को घुसाने के बाद कहता है, भले ही हमारे पास घर नहीं है, फिर भी हम अपनी पूरी दुनिया को अपने घर के रूप में रख सकते हैं। इसी कारण से हमारे दिमाग पर कुछ भी बोझ नहीं रहता। साथ ही हमारे कंट्री के क्राइसिस के समय में भी हम अभी भी एक साथ खड़े हैं और कंट्री की समृद्धि और लोगों के कल्याण के लिए तरसने में कोई भी शर्म नहीं करते, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सीलेंट और कुछ भी नहीं है। हम उस बंदे को देख पाते हैं जिसके नाक में ओल्डबैगर की उंगली घुसी होती है। वह बंदा कुछ भी नहीं समझ पाता। वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे बॉडी में जैसे करंट फैल रहा हो। बेचारा दर्द के मारे चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ओल्डबैगर उसे दूर फेंकते हुए कहता है, बस इसलिए कि मैंने उस छोटे से बच्चे से परेशान हो गया था, मैंने उसे सारे बहाने दे दिए। मुझे अब थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सुंगवू, वह छोटा सा बच्चा, उसने कहा था कि वह एक मर्चेंट बनना चाहता है, जबकि उन्होंने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना एक्सीलेंट था, लेकिन एक भिखारी कभी भी एक भिखारी ही रहेगा। और वह अपनी माँ को आरामदायक जीवन देना चाहता था, जो कि अपनी पूरी लाइफ सफर की थी। इतने कम उम्र में उसके इतने क्लियर विचार थे, मैं उसे कैसे नहीं चाहता। डैन कहता है, एक मर्चेंट, वह भी अच्छा है। उसी समय कहीं और पर देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन अपने हाथों को नीचे मारते हुए कह रहा था, धत्तेरी की, उन भिखारियों की हिम्मत कैसे हुई। यह बंदा और कोई नहीं योम साइक होता है। वह कहता है, कल सुबह तक सारे प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाते तो यहाँ कोई भी ट्रेस नहीं बचती, लेकिन यह कमीने बास्टर्ड भिखारी, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है। अंडरवर्ल्ड डेविल शॉट, तुम कहाँ हो। तभी मार्वेलियस आयरन आर्चर उसके बगल में बैठा कहता है, उसने आपसे उस ऑब्जेक्ट को लेने के बाद कांगवाई ताइवान के लिए रवाना हो गया। उसने कहा कि भोर से पहले ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा। योम साइक कहता है, जब हम इस तरह की एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो क्या आप अभी भी यहाँ रुके रहेंगे। अगर हम उन भिखारियों से हारते हैं तो 5 ड्रैगन लीग को भी भारी नुकसान होगा। आयरन आर्चर कहता है, मैं अभी भी एक मौके का इंतजार कर रहा हूँ। उनमें से एक वॉरियर है जिस पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं उससे रैशली फाइट नहीं कर सकता, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साथ ही आपके मदद मिलने के बाद भी मैं डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। क्या इस तरह की सिचुएशन का अनुमान लगाना आसान नहीं है। मैं आपसे इतना डिसअपॉइंट हूँ कि आपने किसी भी दूसरे काउंटर के लिए प्लान नहीं बनाया। अंत में यह बस दो ग्रुपों के बीच लेन देन है। यदि यह प्लेस डिस्ट्रॉय हो जाता है तो, या फिर यहाँ तक कि अगर आप यहाँ मर जाते हैं तो। योम साइक कहता है, 5 ड्रैगन लीग और ब्लैक मर्चेंट के बीच की एग्रीमेंट केवल इस वजह से तो नहीं टूटेगा। मार्वेलियस आयरन आर्चर दोबारा कहता है, भले ही यह ताइवान ब्रांच का एक ऐसा प्लेस है जहाँ आपने 20 सालों से इसको एक्सपेंड किया है, लेकिन अंत में यह केवल एक जंगी बोर्ड का सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया। यह बात अपने दिमाग में रखे। अब से यह रेड वाटर बिल्डिंग आपका पर्सनल बिजनेस है मास्टर योम साइक। ब्लैक मर्चेंट और 5 ड्रैगन लीग का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। जबकि योम साइक काफी ही ज्यादा गुस्से में सोच रहा था, डैम इट, धत्तेरी की, क्या यह ऐसे ही समाप्त हो जाएगा जैसे कि वह अपने प्रोडक्टों को छोड़ देता है। मुझे पता था उसके पास मुझे छोड़ने की पहले से ही एक प्लानिंग है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं खड़ा होकर देखूंगा और ना ही हार मानूंगा। जिसके बाद वह छत के रेलिंग के पास आते हुए डैन और ओल्डबैगर से कहता है, आपके घिनौने रूप को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आप सभी ग्योबैंग के भिखारी हैं। वो दोनों उसकी ऐसी बात को सुन कुछ भी नहीं कह पाता। वह बंदा दोबारा कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस कारण से ग्योबैंग के सारे डिसेबल मेरी प्रॉपर्टी में इतनी निर्दयता से आए हैं। लेकिन मैं यह सब भूल जाऊंगा अगर तुम सभी पीछे हट जाते हो तो। ओल्डबैगर गुस्से के साथ कहता है, तुम्हारे सबऑर्डिनेट के द्वारा हमारे एक ग्योबैंग के डिसेबल को मार दिया गया। ओजो के माउंटेन पर योम साइक, वही डैन भी उसे देख सोच रहा था, तो क्या यही है योम साइक? तो क्या यही वह बंदा है जिसने मास्टर की डॉटर को 20 साल पहले स्लेव बनाया था? योम साइक कहता है, सबूत कहाँ है कि मेरे सबऑर्डिनेट ने तुम्हारे डिसेबल को मार दिया है? क्या ग्योबैंग बिना किसी सबूत के एक छोटे से मर्चेंट ग्रुप को दबाने की कोशिश कर रहा है? ओल्डबैगर कहता है, तुम इससे नहीं बच सकते क्योंकि हमारे पास एक गवाह है। अगर तुमको अपनी मासूमियत पर इतना ही यकीन है तो हम क्यों नहीं इस जगह को सर्च कर लेते हैं? योम साइक कहता है, आप कुछ गलत समझ रहे हैं, क्योंकि यह मेरी लैंड है और रेड वाटर बिल्डिंग मेरी प्लेस है। मेरे पास आपको यहाँ कुछ भी जांच करने देने का कोई भी कारण नहीं है। जिसे सुन ओल्डबैगर कहता है, इसका मतलब है कि फोर्सफुली इसकी जांच करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। योम साइक उसी समय अपने मुंह के अंदर से एक ऑब्जेक्ट जो कि सिटी
टैप होता है वह निकालते हुए कहता है यदि आप इसे कर सकते हैं तो आप इसको करने के लिए फ्री हैं। वह उस ऑब्जेक्ट को अपने मुंह से निकालने के बाद बजाता है तो उसके साउंड सुनते ही कई सारे पैरों को आते हुए देखते हैं और थोड़ी ही देर बाद डैन और ओल्ड बैगर के सामने कई सारे पपेट टाइप बंदे आ जाते हैं। उन सभी को फेस को हम देख पाते हैं जिस पर कोई भी इमोशन नहीं था, लेकिन उसी समय कई सारे जियोबैंग के डिसेबल बिना कुछ समझे उन सभी से कहते हैं तुम सभी हरामी हमारे रास्ते से हट जाओ। तभी एक बंदा उन सभी पर अटैक करते हुए कहता है यदि तुम हमसे दूर नहीं जाते हो तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। उसके अटैक काफी ही ज्यादा नजदीक उस बंदे के पास पहुंच गया था, लेकिन वह बिना हिले वहीं खड़ा था, जिसे देख वह भिखारी बंदा भी काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस अटैक से उसको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा था। जबकि वह अटैक उस पपेट के सर पर जाकर लगा था, लेकिन उस पपेट को कुछ भी नहीं हुआ था। उसके फेस पर अभी भी कोई भी इमोशन नहीं था। डैन और ओल्ड बैगर को हम देख पाते हैं जो काफी ही ज्यादा हैरान हुआ था क्योंकि उस भिखारी डिसेबल के अटैक से उस पपेट के सर से कपड़ा हट गया था। वह दोनों हैरान होते हुए कहता है यह तो एक छोटा सा बच्चा है। योमसाइक को देखते हैं जो अपने सिटी को मुंह में लिए हंस रहा था। फिर वह कहता है यदि तुम फोर्सफुली इस प्लेस की खोजबीन करने का साहस करते हो तो बस इसे एक बार आजमा कर देखो। यदि तुम इस जगह की जांच करना चाहते हो तो तुमको उन सभी यंग बच्चों को मारना होगा, लेकिन क्या तुम सभी हरामखोर इसे करना पसंद करोगे जो खुद को राइटियस ग्रुप के रूप में दिखाना पसंद करते हो? क्या तुम सभी इन छोटे बच्चे को मार सकते हो? और वह ऑर्डर देते हुए कहता है तुम सभी क्या कर रहे हो, अब उन सभी पर अटैक करो। जिसके बाद वह बताता है यह सभी कोई भी पेन महसूस नहीं कर सकता क्योंकि इन सभी का माइंड पहले ही ब्रेन वॉश कर दिया गया है। डैन उसकी ओर देखते हुए सोच रहा था योमसाइक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे करने की? तभी योमसाइक के पीछे से मार्वेलियस आयरन आर्चर कहता है मास्टर योमसाइक आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप प्रोडक्टों का उपयोग शील्ड के रूप में कर रहे हैं, यह एग्रीमेंट का वायलेशन है। क्या आप इसके बारे में श्योर हैं कि आप परिणामों को संभाल सकते हैं? योमसाइक उसकी बातों को सुनता है और उसकी ओर पलट कर देखने के बाद अपने क्रीपी स्टाइल में कहता है आपने पहले कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे दुख हुआ। मैं मरने वाला अकेला नहीं हो सकता है ना? यदि आप अपने प्रोडक्टों को खराब नहीं होने देना चाहते हैं तो मुझे अपने स्किल को दिखाइए। मार्वेलियस आयरन आर्चर उसकी बात को सुनने के बाद कहता है तुम्हारी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन फिर वह आवाज लगाते हुए कहता है व्हाइट स्वॉर्डमैन। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि होता है व्हाइट स्वॉर्डमैन। वह कहता है क्या आपने मुझे बुलाया? मार्वेलियस आयरन आर्चर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम व्हाइट स्वॉर्डमैन उनसे निपटो। वह बंदा कहता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल।